नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदरणीय रघु ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई इस अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए, जो आज के समय में विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि ये प्रासंगिक पुस्तक है। और रघु ठाकुर जो सच्चा समाजवादी कैसा हो सकता है, इसके ये सबसे प्रामाणिक प्रतीक है। आज के समय में मेरा जो अपना मानना है, समाजवादी का मतलब जो एक समाजवाद एक रूढ़ शब्द हो गया है, उस रूढ़ी को तोड़ने वाले ये मेरा ख्याल है कि अपने ढंग के अकेले व्यक्तित्व हैं। और समाजवादियों का जो आप सब जानते हैं, हम पूरी इतिहास है जो मुख्यतः 34 से शुरू होता है तो अभी तक चल रहा है। तो उसकी जो मूल धारा है, जो वैचारिक धारा है, उसके सशक्त प्रतिनिधि आप रघु ठाकुर। और आज जो एक छवि बनी हुई है समाजवादियों के बारे में, सबको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत पढ़े लिखे और तेजस्वी लोगों की जमात रही है समाजवादियों की। तो जो चिंतन की जो प्रक्रिया लगती है कि यहाँ पे अवरुद्ध हो गई है, जो तथाकथित सत्तावादी समाजवाद जिसको कह सकते हैं, उसमें सब कुछ लगता है समाविष्ट हो गया है। और वो चिंतन धारा भी लगता है कि जैसे क्षीण हो गई है। उसको जागृत और जीवित रखने में इन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। इसलिए ये प्रणम्य है, मैं तो इनको बहुत मानता हूँ। और जीवन में सबसे बड़ा संयोग भाई साहब मिलना होता है। मिलना जीवन का सबसे बड़ा संयोग है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इनसे बहुत देर से मिला, लेकिन आपको उपन्यास से मिला? जी, मेरे उपन्यास से मिलवाया। और लेकिन जो भी है इनसे मिलना मतलब मेरी अपनी समृद्धि है। और मेरे बहाने और लोगों की भी है जो मुझसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी जिज्ञासा की कि भाई ये कौन है, कि क्यों इतना इनके बारे में आप बात करते रहते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनको पता चला कि ऐसे लोग हैं। तो ये बात में मुझे लगा, जब जितेंद्र पात्रों बहुत एंटरप्राइजिंग प्रकाशक हैं, नए हैं, युवा हैं, तो मुझे लगा कि रघु भाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो एक जगह आनी चाहिए। एक जगह उनकी प्रमुख रचनाओं को आना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही यूं ही इनसे पूछा कि आप चाहेंगे कि, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि क्यों नहीं चाहेंगे। तो मैंने ये सोचा था कि 250-300 पेज की एक पुस्तक बहुत अच्छी बन जाएगी। तो फिर जितेंद्र पात्रों इतने उदार निकले, इन्होंने कहा कि भाई ये 300 पेज में सर क्यों आप अटक रहे हैं, इसको और फैलाइए, जहाँ तक हो सकता है ले जाइए, हमको कोई समस्या नहीं है। आज ये देखिए 536 पृष्ठों की ये पुस्तक है। 540 स्वप्न, विकल्प और मार्ग। बड़ा ही काव्यात्मक शीर्षक है और बहुत मानीखेज है। समाजवाद का जो स्वप्न था और समाजवाद कैसे विकल्प हो सकता है आज भी, और उसका रास्ता क्या है, ये इस किताब में, इस शीर्षक में ये जज्ब है। तो ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है। थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात है कि अब 536 पृष्ठों की ये किताब, मेरा ख्याल है 95 लेख हैं इसमें, 95 लेख हैं और 17 खंड हैं। 17 खंड हैं अलग अलग। और इसमें जो इनकी चिंतन धारा वो तो इसमें है ही, और जो तात्कालिक टिप्पणियां हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, अपने समय में हस्तक्षेप जो करते हैं एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, ये तो वो प्रमुख टिप्पणियां भी इसमें शामिल हैं। तो ये किताब आज की तारीख में
समाजवाद को भारतीय जनमानस में पुनर्स्थापित करने के लिए, उसके पुनर्वास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यम है, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए मैंने अभी इसकी समीक्षा भी लिखी है और मुझे बहुत सुख हुआ इसकी समीक्षा लिखकर, बड़ा मुझे संतोष का अनुभव हुआ कि मैंने एक अच्छा काम किया। तो अब ये है कि इस किताब में जो डे टू डे पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो घटनाएं घटती हैं, उन पर इनकी टिप्पणियाँ, इनकी सोच जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिबिंबित होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो आज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, उसमें रास्ता क्या निकाला जाए, जनता के जो सपने हैं उनका इनसे कैसे कोई वास्ता बैठाया जाए, और अगर नहीं है तो बताया जाए कि ये विकल्प का मार्ग यहाँ है। तो ये इस पुस्तक में इन सारी परिस्थितियों का एक ऑब्जर्वेशन, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है, और उसके साथ साथ उसमें रास्ता निकालने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रघु ठाकुर जी समाजवादी चिंतक हैं, ये एक बात है। एक और बात ये है कि ये सकर्मक चिंतक हैं। मतलब ये हमको लगता है चिंतक से ज़्यादा अगर इनको कहा जाए तो इनका व्यक्तित्व एक संगठक का है, एक नेता का है, नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति का है। और इनकी जो राजनीति की शुरुआत है वो 66-67 से है, 63 से। तो आप सोचिए कि इतना सुदीर्घ जीवन इन्होंने इस एक धारा के ऊपर लगा दिया, जिसको समाजवाद कहते हैं, जो भारतीय समाजवाद है, जो राष्ट्रवाद और समाजवाद के सुमेल से जो विचारधारा बनी है, वो भारतीय समाजवाद है ना। और अभी राष्ट्रवाद के नाम से लोग भिदकते हैं, अच्छे लोग, प्रगतिशील लोग, उदार लोग राष्ट्रवाद का नाम लेने पे बहुत भिदक जाते हैं, कहते हैं कि अरे राष्ट्रवाद मतलब कोई बहुत सीमित अवधारणा है। भाई हमारे यहाँ समाजवाद के तो मूल में राष्ट्रवाद था, नहीं तो ये कम्युनिस्ट पार्टी में होते, ये समाजवादी पार्टी में क्यों होते। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन का जो सुनहरे जो उसके पृष्ठ हैं, उसमें भारतीय समाजवाद का उत्स है, उद्गम है और उसका विकास है। ये आज की पीढ़ी कैसे समझे। इस किताब में इतिहास भी है समाजवादी आंदोलन का। आप किताब को पलटना शुरू करेंगे, जगह जगह आपको ऐसे बिंदु मिलेंगे जो आपको इतिहास में ले जाएंगे। तो हमारा जो इतिहास बोध है उसको ये और परिपक्व बनाने वाली किताब है। तो इस दृष्टि से इस किताब का मेरा ख्याल है कि बहुत महत्व है। और चूँकि ये सकर्मक चिंतक हैं, ये आपने ऐसी किताबें बहुत कम देखी होंगी, जैसे रघु ठाकुर सदृश जो चिंतक हैं उनकी, इसमें अगर किसी समस्या के बारे में विश्लेषण किया गया है तो उससे बाहर आने का रास्ता भी दिखाया गया। ये बहुत ही विशेष बात है। मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है कि मतलब दुनिया कैसी बने और हम सपने देख रहे हैं और अपने सपने को परिभाषित और पुनर्परिभाषित करने में लगे हैं। नहीं, यहाँ पर मार्ग क्या है, इसमें है ना किताब में मार्ग क्या है। तो समाजवाद आज की परिस्थिति में वो कैसे लागू हो सकता है, समाजवाद की जो एजेंडा है उसको कैसे आज की तारीख में उसको लागू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी जो पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, उनको कैसे इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, आम जन को कैसे इसके बारे में बता सकते हैं, इसका पूरा सूत्र है। मतलब समाजवाद को आगे बढ़ाने के जो सूत्र हो सकते हैं इस पुस्तक में विन्यस्त है। ये बहुत खास बात है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जानने की, हमारी जो भारत की संवादी संस्कृति है, राजनीति में उसके सबसे सशक्त प्रतिनिधि रघु ठाकुर। ये छुआछूत नहीं मानते, ये संवाद से आगे रास्ता निकालना चाहते हैं। ये धुर विपक्ष जो है इनका, जो वैचारिक विपक्ष है, उसके साथ भी संवाद में यकीन करते हैं।
बताइए आज कैसे कितने लोग हैं जो इस धारा को, इस विचार को मानते हैं कि संवाद से रास्ता निकलता है, छुआछूत से रास्ता नहीं निकल सकता है, अलग थलग पड़े रहने से रास्ता नहीं निकल सकता है। ये रघु ठाकुर जी की इस किताब में आप देखेंगे बहुत से ऐसे इशू हैं जिसपे आम जो विपक्ष है, जो विपक्ष का मतलब आप समझ रहे हैं, उन चीज़ों पे बात करना नहीं चाहता। समर्थन की तो बात ही छोड़िए, समर्थन की तो बात ही छोड़िए, उस पर बहुत ही स्पष्ट रहा है एक सच्चे समाजवादी का चिंतन क्या हो सकता है किसी एक खास इशू पर। उसको अगर जानना हो तो ये किताब बहुत जरूरी है। रघु ठाकुर जी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कॉमन सिविल कोड पे बहुत चर्चा हो रही है। रघु ठाकुर जी उसके समर्थक हैं। क्यों समर्थक हैं? क्यों? कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। समाजवादियों का तो देश की आज़ादी के पहले से ये संकल्प रहा। वो कॉमन सिविल कोड नाम न हो भले ही, लेकिन ये तो रहा है ना, ये तो माने उनके विचारों में शामिल रहा है। और जैसा कि इन्होंने कहा है, 60 के दशक की शुरुआत में ही लोहिया जी ने कॉमन सिविल कोड को बहुत स्ट्रेसफुली उसको प्रमोट किया कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। तब ये है, इनका कहना है कि कॉमन सिविल कोड लागू करो, लेकिन राजनीतिक एजेंडे के तहत मत लागू करो, राष्ट्र की ज़रूरत के हिसाब से लागू करो, तब उसका विरोध भी नहीं होगा जैसा कि आज विरोध हो रहा है। अगर आप एक आम राय बनाकर लोगों को कन्विंस करके इसको आगे बढ़ाइए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इनका कहना है। तो ये ऐसे तमाम बिंदु हैं जिस पे आप सोचिएगा कि क्या है। जैसे किसान आंदोलन है, तो किसान आंदोलन के जो बिल लाए गए थे, तो रघु भाई का कहना है कि उसमें सब कुछ रिजेक्ट करने वाला था, ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली थी, जिन पे बात बन सकती है। तो एक जो समयक चिंतन हो सकता है, एक जो संतुलित विचार हो सकता है, आज की तारीख में मेरा मानना है, मैं भी इसी उद्यम में लगा हूँ, वो संतुलन कहाँ है। हमारा समाज जो है कई तरह से असंतुलन में जा रहा है, कोई लय खो गई है, उस लय को कैसे पाया जाए। एक लेखक के तौर पे जो मैं समझता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में इसी लय की तलाश में आई रघु ठाकुर, और इसीलिए आज की तारीख में ये जो पुस्तक है ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मैं आज के खास तौर पे युवाओं से मेरी अपील होगी कि इस पुस्तक को जरूर, क्योंकि इससे आपका इतिहास बहुत प्रखर होगा, आप वर्तमान जो परिस्थिति दिल्ली में ऐसे बहुत मतलब लगता है चुनाव से यहाँ की अगर आज कांग्रेस चर्चा करना है तो हम भारी बहुत जब स्वाभाविक है उन्होंने अपनी बात सुनी, हमारे कुछ मित्रों ने मुझे सुना चूँकि ये मुस्लिम इलाका है इसलिए आज वरना मैं चुनाव हार सकता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति विचारों के प्रति मान लाने वो जो मेरे विचार हैं आपको लोहिया ने गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का समर्थन करना चाहिए। इसका मतलब तो वजह के खिलाफ नहीं है, इसका मतलब एक प्रगतिशील समाज बनाना है, आदमी और औरत पे नर नारी में बराबरी का विचार, पुरानी जो परंपराएं हिंदू परंपराएं उनसे मुक्ति पाना और जो हमारे दूसरे कोर्ट बड़े बड़े स्थान हैं उन कोर्ट को इसलिए लोगों ने स्वीकार कर लिया क्योंकि व्यक्ति कदम अगर आप मजहब के आधार पर तय करें तो दंड का प्रावधान क्या है? दंड का प्रावधान तो बड़ा विशिष्ट है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाए तो इस्लाम में उसके कोड़े का दंड है। आजकल तो सब चोरों के लिए दंड वही बनता है जो इंडियन पेनल कोड में अभी भारतीय जो नई न्याय संहिता बनाई है। तो आपने इसलिए कि विदेशी शासन की ताकत की तो लोकतंत्र नहीं था, आपने उसको तो स्वीकार कर लिया। अब और मुझे कोई चिंता नहीं कि चुनाव हारूंगा, अगर जीतूंगा तो चाहूँगा अपने विचार पर
हारूंगा चाहूँगा तो विचार करना लोहिया को उन सवालों के ऊपर जो सवाल समाज को आगे ले जाने वाले हैं उनके ऊपर राजनीतिक चिंतन की नहीं देखी सकता। अगर राजनेता का मतलब मिल जाए हमें समाज की बुराइयों से चल के वो वोट पाना है तो इससे ज़्यादा गंदा कुछ नहीं तो वो व्यक्ति नेता नहीं हो सकता है, कुर्सीधारी हो सकता है, पदाधिकारी हो सकता है, पर नेता नहीं हो सकता। नेता तो वो होता है कि जो समाज की बुराइयों से टकराए, अपने आप को जोखिम में डाले, अपने यश को, अपने सम्मान को, अपने केंद्र को भी जोखिम में डाले, वो जो नेता हो सकता है। तो अगर समाजवाद में कुछ समस्या आई है जो समस्या आई है इस आंदोलन की भागदौड़ चाहे अच्छे बुरे के सरकार के लोग या जो लोग उस आंदोलन के माध्यम से सत्ता में पहुंचे उन्होंने उस गंदगी के भाव के साथ गाना शुरू कर दिया जिसकी सफाई करना पड़ा। इसलिए इस पुस्तक के मैं जो लेखन है वही भाषा के सवाल को भाषा और बोली के कल ही हम लोग की एक ऑनलाइन मुश्किल हुई जो डॉक्टर लोहिया और हम एक सवाल लगाता हूँ रहे नंबर की मुद्दा तो नंबर कि नंबर की सही मायने में कहना चाहिए कि जो बोलने में मौका मिलता है बंगलोर में एक काफी सम्मेलन गए जिस सम्मेलन में उन्होंने बोलियों का समस्या बोलियों को भाषा लगा अधिकारियों चलना है छत्तीसगढ़ी भाषा बुंदेली भाषा भोजपुरी भाषा मैथिली भाषा अंगिका भाषा और आगे बड़े प्रेरणा इस बार उठाया हुए मैं बोलता हूँ आखिर बोलियों भाषा की भाषा अगर आप बोलियों को भाषा बनाएंगे तो आप अंग्रेजी के लिए भी जो आज हिंदी के साथ में सबसे बड़ा स्पष्ट शब्द क्या है गांधी ने यही कर दिया हिंदी इसलिए राष्ट्रभाषा के लायक है क्योंकि देश में बड़ी आबादी है समझे बड़ी लोहिया ने भी कहा कि हिंदी को अपना स्थान स्वयं और पाएगी तो अपनी संख्या के साथ और जिस दिन बोलियों का हो जाएगा हो रहा है लेकिन अगर आप इतना शुरू करें कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी हमारी भाषा मैथिली हमारी मातृभाषा तो उस दिन हिंदी की संख्या नहीं होगी और अंग्रेजी स्थान पर मिलेगी अंग्रेजी बड़े भारत की राष्ट्रभाषा में मिलेगी और हिंदी पर इस बात को हिम्मत से कहना चाहिए। हमने इस पर कुछ लोग लिखा और जब वर्धा जा रहे थे हमारे भगत के हरीश हजार पर भी जाकर जाकर कोई भेजा तो मैं नामबंदी जाकर देखे नागपुर से वर्धा के नामबंदी पढ़े तो पढ़ने के बाद उनको धन्यवाद देते उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया कोई बात नहीं आजकल समाजवादियों का नाम पढ़िए नरेंद्र मोदी सफाई की चर्चा करता और गांधी का नाम नरेंद्र मोदी गद्दियों की सफाई की चर्चा करते पर लोहिया का नाम नहीं लोहिया ने 64 बड़ा से फसल उन्होंने सम्मेलन में आने समाज के सम्मेलन कि आप अगर ये जीवन की लोहिया साथ करो उनका नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं कुछ चर्चा तो कोई उसकी हुई गई उन्होंने नाम तो नहीं लिया इससे कोई परेशानी नहीं है